पिछले क्लास में लोग बलवंत राय मेहता जी का जो समिति का प्रस्ताव लाया गया वो किए और कितना हद तक वो कारगर हुआ वो किए। आज हम लोग अशोक मेहता समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर क्या समस्या हुआ कि बलवंत राय मेहता जी के समिति के बाद अशोक मेहता समिति का गठन करना पड़ा। इसका मुख्य वजह है कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सरकार को प्रस्ताव दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या उसमें और सब बहुत सारा प्रस्ताव दिया गया था, तो वो प्रस्ताव संवैधानिक न होने के कारण पूरे राज्य में लागू ठीक से नहीं हुई, जिसके वजह से हमारे देश में पंचायती राज जो है से असफल रहा। इसी को सफल बनाने के लिए, मतलब पंचायती राज को सफल बनाने के लिए क्या क्या इसमें कमियां रह गई थी, इसको दूर करने के लिए दैट मीन्स पंचायती राज व्यवस्था में और क्या सुधार किया जाए ताकि देश में पंचायती राज व्यवस्था अच्छा से लागू हो और सुदृढ़ तरीका से चल सके। तो इसी के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो आइए हम लोग आज के क्लास में करते हैं अशोक मेहता जी का समिति। अशोक मेहता समिति, बेटा देखो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था, है ना, गठन हुआ था 1977 ईस्वी में गठन हुआ था। इनका जो है रिपोर्ट की अगर बात करें तो इनका रिपोर्ट आ गया था 1978 ईस्वी में। एक साल इन्होंने टाइम लिया था। ये दो बात याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति गठन हुआ था कितना में, 1977 ईस्वी में। रिपोर्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न ये होगा कि अशोक मेहता समिति का संबंध जो है किस संस्थान से है। तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति का जो संबंध है पंचायती राज से है। तो ये 3 लाइन लिखे हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। अशोक मेहता का समिति गठन कब हुआ, तो 1977 ईस्वी में। लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोग मान ऐसा भी दिया जाए कि अशोक मेहता समिति गठन क्यों किया गया, तो जवाब देना होगा कि देश में बलवंत राय मेहता जी के सिफारिश पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था उसके कमियों को दूर करने के लिए ही अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या प्रस्ताव दिए, क्या सुझाव दिए, उसको हम लोग करते हैं। देखिए 1 नंबर में इन्होंने सुझाव दिया कि जो बलवंत राय मेहता जी के सिफारिश पर देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन किया गया है, उसमें से पंचायत समिति जो पद है, ये व्यवस्था है, उसको हटा दिया जाए तो शायद पंचायती राज व्यवस्था सफल होगी। मतलब अशोक मेहता के रिपोर्ट में पंचायत समिति पद को रद्द करने की बात कही गई थी। तो आइए इसको देखते हैं। 1 नंबर में पहला इन्होंने बात किया कि जो प्रथम स्तर पर होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इसको रहने दीजिए। लेकिन इसके बाद जो स्तर थी किसका, पंचायत समिति का, इसको आप हटा दीजिए। और तीसरा था बेटा क्या था, जिला परिषद। तीसरा क्या था, जिला परिषद, इसको आप रहने दीजिए। मतलब सरकार के लिए सलाह नंबर 1, सुझाव नंबर 1, इनका रिपोर्ट का प्रस्ताव नंबर 1 कि ग्राम पंचायत को रहने दीजिए, पंचायत समिति को हटा दीजिए और जिला परिषद के पद को रहने दीजिए। मतलब कहने का अर्थ है बेटा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं बल्कि द्विस्तरीय व्यवस्था रखिए, द्विस्तरीय व्यवस्था रखिए। तो एग्जाम में प्रश्न आया था
कि अशोक मेहता समिति के रिपोर्ट के अनुसार देश में किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था लागू होनी चाहिए, त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय। इस बात को गांठ पार लीजिएगा। एक बार ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन करने का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन का सुझाव कौन दिए थे, तो बलवंत राय मेहता दिए थे। याद कीजिएगा बेटा, त्रिस्तरीय कौन दिए थे, बलवंत राय मेहता दिए थे, बलवंत राय मेहता दिए थे त्रिस्तरीय सुझाव। और द्विस्तरीय का सिफारिश किसने किया, अशोक मेहता। कौन किए थे, अशोक मेहता किए थे। तो इस बात को याद रखिएगा, त्रिस्तरीय का सिफारिश कौन किए थे, बलवंत राय मेहता, जो कि पहला समिति था। और द्विस्तरीय का सिफारिश कौन किया, अशोक मेहता किए। तो इस प्रकार से बेटा इनका अशोक मेहता का रिपोर्ट का जो प्रस्ताव आया था, सुझाव आया था, ये पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव इन्होंने क्या दिया कि निर्वाचन मतलब चुनाव में, कौन चुनाव, पंचायती चुनाव में, चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी का सुझाव। देखिए दूसरा सुझाव क्या दिया इन्होंने कि जो पंचायत में चुनाव होगी उसमें राजनीतिक दलों का क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। थोड़ा सा बात आप लोग करपटा लग रहा होगा कि पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दल को भागीदारी होने से पंचायती राज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए पंचायती राज चुनाव में जो राज्य सरकार की में या जिस राज्य में बात हम लोग करें उस राज्य में कई एक पार्टियां होती है, लेकिन पंचायत चुनाव से कोई पार्टी को लाभ नहीं है, कोई सत्ता में लाभ नहीं है, सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार चाहती है, वहाँ की राज्य सरकार चाहती है कि हम लोग इसके पीछे क्यों दीवाना हो, इसके पीछे हम लोग क्यों पड़े, छोड़ दो इसको। मतलब सरकार जो है अपनी उदासीनता दिखा रही थी। पंचायत में पंचायती राज के लिए, निर्वाचन के लिए राज्य सरकार क्या दिखा रही थी, उदासीनता अपनी दिखा रही थी। तो उसी उदासीनता को खत्म करने के लिए इन्होंने एक सुझाव दिया सरकार को कि चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। राजनीतिक दल का जब भागीदारी होगा तो राज्य सरकार जो है पंचायत स्तर पर अपना टीम गठित करेगा और उसमें इन्वॉल्व जब हो जाएगी तो फिर से मजा भी सरकार लेगी, फिर सरकार इसके पीछे एक्टिव हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया सुझाव था। देखो यह जो सुझाव दिया गया द्विस्तरीय कि ये मत नहीं लाया जा, हटाया जाए, ये कोई खास अच्छा सुझाव नहीं है, लेकिन चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी जो है बहुत ही बढ़िया सुझाव है। लेकिन वर्तमान के परिवेश में देखा जाए, अभी तो किसी भी राज्य में राजनीतिक दलों का भागीदारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो जाता है तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज का जो परिवेश चल रहा है हमको समझ से, क्योंकि मैंने अपने समय में अभी लगातार मैंने 2-3 मुखिया का चुनाव देख चुका हूँ, 2-3 पंचायती राज का चुनाव देख चुका हूँ। तो इसमें हमको लगा कि राजनीतिक दल कोई भागीदारी न हो, चूँकि अभी जो ग्रामीण स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे पंचायत समिति का हो या मतलब या पंचायत मुखिया का हो या जिला परिषद का हो, जो चुनाव लोग लड़ रहा है, इसमें जो है खुद इतना लोग इन्वॉल्व है कि कुछ कहना नहीं है। मुखिया के चुनाव में एक गांव से 20 गो 25 गो मुखिया उम्मीदवार खड़ा होता है। समझ गए, सोचिए कितना प्रतिद्वंदी है। असल लोकतंत्र का जो परीक्षण है वो मुखिया के चुनाव में दिखता है। असली लोकतंत्र की पहचान मुखिया के चुनाव में दिखता है। एक गांव से 20 प्रतिद्वंदी खड़ा होते हैं, एक पंचायत से 20 प्रतिद्वंदी खड़ा हो सकते हैं। विधायक में कहाँ खड़ा होता है? अगर हमारे राज्य में 4 पार्टियां हैं तो 4 विधायक, 2-3 गो निर्दलीय मान लो, बस खाली दिखावटी के लिए। मतलब पूरे विधानसभा में 10-12 खड़ा होते हैं। अब मुखिया के चुनाव में हमको लगता है एक पंचायत से 15-20 गो से कम नहीं खड़ा होता है लोग।
तो असली लोकतंत्र तो यहाँ दिखता है, मुखिया के चुनाव में दिखता है। खैर जो भी हो, अशोक मेहता का जो इस सलाह था कि चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए, इससे जो है पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ होगा। बहुत ही बढ़िया सजेशन था, बहुत ही बढ़िया इनका सलाह था। इन्होंने तीसरा सलाह दिया कि जो चुनाव हो, चुनाव क्या हो, नियमित हो। चुनाव कैसा हो, नियमित हो, मतलब प्रत्येक 5 साल पर चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव हमेशा होगा तो लोग क्या हो जाएंगे, एक्टिव रहेंगे, समझ गए। तो इसीलिए ये भी जो इनका सलाह था बहुत ही बढ़िया था। चौथा सलाह इनका था कि चुनाव में SC ST आरक्षण, चुनाव में SC ST आरक्षण का प्रावधान हो। मतलब जहाँ पर चुनाव होगी वहाँ पर SC ST के लिए कुछ सीट जो है रिजर्व कर दिया जाए, समझ गए। हालांकि देखिए रिजर्वेशन जो है ये 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 73वां कितना में, 1993। और ध्यान रखिए कभी कभी यह डेट जो है 92 देता है। तो 73वां संविधान संशोधन में कहा गया कि जो SC ST का जो आरक्षण होगा, SC ST का जो आरक्षण होगा वह इनके जनसंख्या के अनुपात में होगा, जनसंख्या के अनुपात में होगा। याद रखिएगा बेटा कि पंचायती राज चुनाव में SC ST का जो आरक्षण होगा इनके जनसंख्या के अनुपात में होगा। एक उदाहरण से आपको हम समझा रहे हैं। जैसे मान लो किसी पंचायत में या किसी जिला में जहां चुनाव हो रहा है, चलो पंचायत की बात कर रहे हैं, किसी पंचायत में मान लो 100 लोग हैं। कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो 100 लोग में मान लो कि 12 गो जो है SC ST लोग हैं, 12 गो SC ST के लोग हैं, समझिए ठीक से। 100 लोग हैं, पंचायत में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, जिसमें से 12 लोग क्या हैं, SC ST के लोग हैं। SC ST का मतलब हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जैसे रविदास भाई वगैरह हो गए, पासवान जी हो गए, वगैरह वगैरह जो हो गया, भुइया लोग हो गए, मांझी लोग। तो इस प्रकार से 100 में 12 लोग हैं, तो इन लोग का आरक्षण जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 12% होना चाहिए। जिस रेशियो में इनका जनसंख्या होगा उसी रेशियो में इनका आरक्षण भी होना चाहिए। हालांकि देखो इस चुनाव में SC ST का आरक्षण तो अच्छी बात है, ताकि SC ST को ऊपर उठने का मौका मिले, इनको बढ़ावा मिले, बात सही है। लेकिन पंचायती राज का विफलता का कारण SC ST नहीं था। आरक्षण रहता या आरक्षण नहीं रहता फिर भी लोग यहाँ पंचायती राज मानना चाहिए था। क्योंकि देखो पंचायती राज का चुनाव का संबंध SC ST से कुछ नहीं है। किसी भी चीज में याद रखना, नौकरी की बात करिए, पढ़ाई की बात करिए, SC ST से क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। बस याद रखना है कि जिस जाति का आरक्षण हो उस जाति को ऊपर उठने का मौका मिलता है। मान लो कि SC ST को सरकार आरक्षण दे दिया कि बिहार पुलिस में इसको 20% आरक्षण रहेगा, तो 20% आरक्षण का मतलब ये हुआ कि वहाँ के जो बिहार के लोग जो है SC ST के लोग हैं उसको उठने का मौका दिया जा रहा सरकार के द्वारा, न कि बिहार पुलिस के विकास के लिए आरक्षण दिया गया है। बिहार पुलिस जो है उसको विकास से क्या मतलब, ये सीट को कोई मतलब नहीं है। अरे भाई SC ST नहीं आएगा तो जनरल पहुंचेगा, OBC वाले पहुंचेंगे। तो किसी भी संस्था के विकास में आरक्षण का कोई योगदान नहीं है। हाँ, जिस जाति के लिए आरक्षण हो रही है
उस जाति को उठने का एक बढ़ावा का एक साधन है। तो आरक्षण किसी भी जाति का हो, आरक्षण हो तो आरक्षण से संस्था का विकास नहीं होती है और संस्था का क्वालिटी नहीं मिलती है, बल्कि जिस जाति के लिए आरक्षण दिया गया उसका विकास होता है। सरकार रेलवे में आरक्षण दे दे कि महिलाओं को 50% आरक्षण रेलवे में देते हैं तो महिलाओं की विकास होगी, महिलाओं का उत्थान होने का मौका मिलेगा, लेकिन रेलवे का विकास नहीं होगा। रेलवे के उस आरक्षण से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चाहे रेलवे को क्या है, चाहे महिला ड्यूटी करे या पुरुष ड्यूटी करे, ड्यूटी होना चाहिए। तो आरक्षण से जिस संस्थान में आरक्षण दिया जा रहा है उस संस्थान को कोई लाभ नहीं होती है, बल्कि जिस जाति को आरक्षण दिया गया, जिस समूह को आरक्षण दिया गया, उस समूह का विकास होता है, उस जाति का विकास होता है, उसको उठने का मौका मिलता है। तो आरक्षण का मतलब क्वालिटी नहीं, याद रखना है क्लास में, आरक्षण का मतलब क्वालिटी नहीं, आरक्षण का मतलब संस्था का डेवलपमेंट नहीं, संस्था का विकास नहीं, बल्कि वो जिसका आरक्षण दिया गया उसका विकास से मतलब रखता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो चुनाव नियमित हो और SC ST को क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। इन्होंने चौथा रिपोर्ट में बात किया था। पांचवा सुझाव दिए कि राज्य मंत्रिमंडल में ध्यान दीजिएगा, एक होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो देश के लेवल का होता है, देश में होता है। राज्य मंत्रिमंडल का मतलब हो गया कि राज्य का विधानसभा का बात हो रहा है, राज्य की विधानसभा की बात हो रही है, स्टेट लेवल पर बात हो रही है, मतलब स्टेट मिनिस्टर की बात हो रही है। तो देखिए, तो राज्य मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री की व्यवस्था हो। अरे वाह, देखो, हाँ, कितना अच्छा कहा इन्होंने। पांचवा रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है कि जो स्टेट में, जो राज्य में मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें एक पंचायती राज मंत्री भी होना चाहिए। पंचायती राज मंत्री इसलिए ताकि पंचायत के काम को देखे। आप यह समझिए, हमारे देश में चाहे हमारे राज्य में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं होते, परिवहन मंत्री नहीं होते तो परिवहन का विकास नहीं होता। परिवहन के विकास के लिए, परिवहन के डेवलपमेंट के लिए परिवहन मंत्री, पर्यावरण के लिए पर्यावरण मंत्री, शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा मंत्री, उसी प्रकार से पंचायत के विकास के लिए पंचायत राज मंत्री का व्यवस्था होना चाहिए। जब पंचायत राज मंत्री का गठन हो जाएगा, पंचायत राज मंत्री की जब नियुक्ति होगी, तब जो है से वो स्पेशल पंचायत पर काम करेगा और फिर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। तो पांचवा जो इनका सलाह था, बहुत ही बढ़िया सलाह था। तो बच्चों, अशोक मेहता समिति का 5 जो सुझाव था सरकार के लिए, पांचों सुझाव को देख लिए। इसको एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं। पहला सुझाव था कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाए। मतलब पहला स्तर ग्राम पंचायत को रहने दिया जाए, दूसरा स्तर जो था प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति, इसको छोड़ दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तीसरा जिला स्तर पर रखा जाए, ये था। और इनका दूसरा जो था कि सरकार पंचायत चुनाव के प्रति या पंचायती राज के प्रति उदासीन है, तो उसको क्रिएटिव होने के लिए, उसको एक्टिव होने के लिए क्या किया जाए कि चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी कर दिया जाए, ताकि वो चुनाव में इन्वॉल्व हो और तब इस पर अपना एक्शन ले।
तीसरा आप देखें कि भाई इसका चुनाव में SC ST का क्या हो, आरक्षण की व्यवस्था हो। चौथा में है कि नियमित चुनाव होनी चाहिए। इनका पांचवा सलाह था कि राज्य मंत्रिमंडल में एक पंचायती राज मंत्री होना चाहिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं एक और नए समिति के बारे में जो पंचायती राज से ही जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से संबंध रखता है, जिसका नाम है हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति, देखो इनका कुछ खास भूमिका नहीं रहा। इसका जो है गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। इनका कोई खास भूमिका नहीं रहा, इसीलिए एग्जाम के दृष्टि से यह कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला समिति पंचायत विकास के लिए हनुमंत राव समिति के बाद देश में एक और समिति का गठन किया गया, जिसका गठन हुआ था 1985 ईस्वी में। कितना में? 1985 ईस्वी में। और उसका नाम दिया गया था GVK राव समिति। देखिए GVK राव समिति, ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो है राव समिति का एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था। देखिए क्या था, गठन इसका हुआ था 1985 ईस्वी में। कितना में गठन हुआ 1985 ईस्वी में। GVK राव साहब का बहुत ही बढ़िया एक कथन आया था जो एग्जाम में पूछता है। कथन का रखिएगा, कथन था कि पंचायती राज व्यवस्था बिना जड़ का घास है। बिना जड़ का घास है। कितना अच्छा बात कह गए कि बिना जड़ का घास है। सोचिए, इनके जो इस सेंटेंस दिया गया कि बिना जड़ का घास है, इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है बाबू। मतलब वैसा घास जिसका जड़ ही नहीं है। तो सोचो कि जिस घास का, जिस पेड़ का जड़ नहीं होगा, क्या उसकी स्टेबिलिटी होगी, उसकी स्थिरता होगी, उसका स्थायित्व होगा? नहीं होगा। डगमगाते रहेगा, हिलते रहेगा, अस्थायी होगा, उड़ जाएगा, पतन हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसा होगा ना? कब? जब जड़ नहीं रहेगा। तो यही बात हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था में कि पंचायती राज व्यवस्था में किसी भी राज्य को कानून का डर नहीं है, किसी भी राज्य को केंद्र सरकार का कोई दबाव का डर नहीं है कि केंद्र सरकार हमको निलंबित कर देगा, हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन ला दिया जाएगा। कोई डर नहीं है, इसलिए कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था एक संवैधानिक संस्था नहीं है, दैट मीन्स कानून से कोई संबंध इसका नहीं है। इसीलिए GVK राव साहब ने क्या कहा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है? बिना जड़ का घास है। बिना जड़ का घास है मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मतलब जो है से कोई जड़ ही नहीं है। तो लेकिन इतना कह करके और इन्होंने कोई प्रस्ताव सुझाव नहीं दिया, सिर्फ ऐसा मतलब समझो कि एक प्रकार से ही कमेंट कर दिए सरकार के प्रति, इनकी पंचायती राज व्यवस्था के प्रति। इसके प्रति इनको सुझाव देना चाहिए था कि भाई इसको संवैधानिक बनाओ, लेकिन ये सलाह न दे करके बल्कि सिर्फ कमेंट कर दिए कि यह जो है से बिना जड़ का घास है। और इनका सुझाव क्या था से देखिए, सुझाव क्या इन्होंने दिया? सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय नहीं बल्कि एक स्तरीय व्यवस्था हो। कैसा हो? एक स्तरीय व्यवस्था हो। एक स्तरीय और वो भी, तो अब सुनो,
कि बलवंत राय मेहता जी 3 स्तर दिए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ये कह रहे हैं कि 1 स्तरीय होना चाहिए। अशोक मेहता क्या कहे 2 स्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय और अशोक मेहता 2 स्तरीय। अहिराव महोदय क्या कह रहे हैं कि 1 स्तरीय है, 1 स्तरीय है। तो 1 स्तरीय में किसको रखे भाई? तो इन्होंने कहा कि जिला परिषद को रह दीजिए, जिला परिषद को रहने दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। देखो अभी तक हम लोग शायद 4 समिति के बारे में पढ़े, लेकिन जो 1 समिति आप पढ़े ये हनुमंत जी वाला वो खास नहीं है, लेकिन अभी जो 3 समिति पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या पढ़े? बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। और दूसरा पढ़े आप अशोक मेहता, दूसरा क्या पढ़े आप? अशोक मेहता। और तीसरा पढ़े आप राव जी का नाम। क्लियर हो गया? तीनों बहुत बढ़िया पढ़िएगा। इनके नाम में 3 शब्द का प्रयोग हुआ है, इनके नाम में 3 शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन कौन? बलवंत राय मेहता। दैट मीन्स इन्होंने जो है त्रिस्तरीय दिया। क्या दिया? त्रिस्तरीय दिया। इनके नाम में 2 शब्द का प्रयोग हुआ है। दैट मीन्स कह सकते हो कि इन्होंने क्या दिया? द्विस्तरीय प्रयोग किया। यहाँ पर 1 वर्ड से नाम इनका बन रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? 1 स्तरीय कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? 1 स्तरीय कहेंगे। त्रिस्तरीय मतलब तीनों हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा बाबू? तो एक हो जाएगा ग्राम पंचायत, और दूसरा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा हो जाएगा जिला परिषद, जिला परिषद। अब इधर देखिए द्विस्तरीय, तो ग्राम पंचायत की अगर बात करें हम लोग, तो ग्राम पंचायत इसमें था, लेकिन पंचायत समिति नहीं था, पंचायत समिति नहीं था। और जिला परिषद था, जिला परिषद, जिला परिषद था। और इसमें जो है ये दोनों कट जाएगा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा क्या है बेटा? जिला परिषद, जिला परिषद। ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ एक रहेगा। करिए, देख लीजिए इसको। चलिए देखिए, तो बलवंत राय मेहता का नाम 3 शब्दों से बना है, तो क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता का नाम 2 शब्दों से बना है, द्विस्तरीय। राव जी का 1 वर्ड, तो 1 स्तरीय। त्रिस्तरीय में तीनों होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला है ना, जिला परिषद। अशोक मेहता में क्या हो जाएगा? द्विस्तरीय में ग्राम पंचायत रहेगा, पंचायत समिति खत्म हो जाएगा, जिला परिषद रहेगा। एक राव समिति में 1 स्तरीय में ग्राम पंचायत भी खत्म हो गया, पंचायत समिति भी खत्म होगा, केवल जिला परिषद का प्रयोग होगा, जिला परिषद केवल रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको कंपेयर करा दिए, जिससे कंफ्यूजन आपको अब नहीं होगा। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट समिति है जो पंचायती राज से संबंधित है, वो है सिंधवी समिति। कौन है? सिंधवी समिति। देखिए, सिंधवी, सिंधवी समिति, सिंधवी समिति। सिंधवी समिति का बेटा गठन हुआ था 1986 ईस्वी में गठन हुआ था। क्लियर हो गया? इनका सुझाव बहुत ही बढ़िया रहा और लागू भी सरकार द्वारा किया गया। सुझाव था कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कितना अच्छा इन्होंने सुझाव दिया सरकार को। इनका सुझाव बहुत ही अच्छा रहा
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दो। बस मतलब किसी लड़का को सुधारना है तो मैरिज कर दो, बड़े उछल कूदा करने वाले मुंह नाक मार रहा है, मैरिज कर दो, सब शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक कर दो, संवैधानिक दर्जा दे दो, कानून के अंडर में आ जाएगा, सब राज्य सुधर जाएगा, सब राज्य कानून के दायरे में आ जाएंगे। उनको पंचायती राज व्यवस्था को ठीक से पालन करना, उसको सुदृढ़ कराना मजबूरी हो जाएगी। तो सिंधवी समिति के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्लियर हो गया? तो प्रश्न याद रखिएगा कि सिंधवी समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। सिंधवी समिति गठन कब हुआ? 1986 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सरकार को सुझाव किसने दिया? कौन दिया? सिंधवी समिति ने। कब दिया? 1986 ईस्वी में। तो जितना भी इम्पोर्टेंट समितियां थी वो सभी समिति को हम लोग कर लिए। आइए अब हम लोग करते हैं संवैधानिक दर्जा पर कि संवैधानिक दर्जा कैसे और कब प्राप्त हुआ। तो अब बेटा अब हम लोग करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब और कैसे प्राप्त हुआ। देखिए, तो आइए हम लोग करते हैं पंचायती राज्य और संवैधानिक दर्जा मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा से संबंध कैसे है, दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, उसके बारे में करेंगे। देखिए, प्रथम प्रयास जो है कब किया गया बेटा? तो प्रथम प्रयास किया गया 1989 ईस्वी में। प्रथम प्रयास कब हुआ? 1989 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? तो किया गया राजीव गांधी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? राजीव गांधी सरकार के द्वारा। क्लियर हो गया? तो पंचायती राज का जो संवैधानिक दर्जा है उसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए प्रथम प्रयास 1989 ईस्वी में किसके द्वारा? राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया। यदि कोई विधेयक को कानून का रूप देना होता है तो उसको पहले 2 सदनों से गुजरना होता है। देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लो कि यह विधेयक है ना, विधेयक है, तो विधेयक को सबसे पहले जाना होता है लोकसभा में। कहाँ जाना होता है? लोकसभा में। इसके बाद यहाँ से जब पास कर जाएगा तब जाएगा, कहाँ जाएगा जी? राज्यसभा में। तब कहाँ जाएगा ये? राज्यसभा में। राज्यसभा से जब पास हो जाएगा तब जाएगा किसके पास जाएगा जी? राष्ट्रपति के पास जाएगा फाइनल में। तो कोई भी विधेयक को कानूनन दर्जा देना होगा, एक कानून के रूप में अपनाना होगा, तो पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और यहाँ से जब पास हो जाएगा तब किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। धन विधेयक का एक अपना अलग सिस्टम है। कुछ स्पेशल केस में विधेयक होते हैं जो कि राज्यसभा से जाएगा, कोई लोकसभा से जाएगा। लेकिन यह पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून था, संवैधानिक दर्जा दिलाने की जो बात हो रही थी, इसको लोकसभा से भी और राज्यसभा दोनों से गुजरना होता। हुआ क्या कि 64वां संविधान संशोधन कितना? 1989, याद रखिएगा, 89। यह संविधान संशोधन जब हुआ तो लोक के सभा में जब गया तो लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा
लेकिन क्या हुआ कि राज्यसभा में जब गया तो यहाँ से पास नहीं हुआ क्योंकि बहुमत नहीं था, बहुमत का अभाव था। बहुमत का अभाव का मतलब क्या हुआ कि 2/3 जो बहुमत होता है वह प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ 2/3 बहुमत क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो एक बात यह समझिए कि पंचायती राज और संवैधानिक दर्जा में प्रथम प्रयास जो 1989 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया, कौन संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसी में 64वां संविधान संशोधन में ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि लोकसभा से पास हो गया विधेयक, यहां बिल क्लियर हो गया, लेकिन राज्यसभा में राजीव गांधी सरकार का बहुमत नहीं था, जिसके वजह से यहां पर फंस गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। तो पहला प्रयास किसने किया, राजीव गांधी सरकार ने किया। किस संविधान संशोधन में किए थे, 64वां संविधान संशोधन 1989 में किए थे। कहां कहां से पास हुआ, लोकसभा में पारित हो गया था, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ क्योंकि वहां राजीव गांधी सरकार का बहुमत नहीं था। दैट मीन्स प्रथम प्रयास क्या रहा बाबू, असफल रहा। तो 1989 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरा प्रयास। दूसरा प्रयास कब किया गया, दूसरा प्रयास भी किया गया बेटा 1992-93, डेट याद रखिएगा। 1992-93 और 93 ही जो होगा क्या होगा आपका VVI होगा, 93 ही ज़्यादातर याद रखिएगा, 92 पर ध्यान कम देना है। और किसके द्वारा किया गया, तो ये जो है से किया गया आपका नरसिम्हा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, नरसिम्हा सरकार के द्वारा किया गया। इनका जो विधेयक था दोनों जग से पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी क्या हो गया, राज्यसभा से भी यह बहुमत क्या हो गया, पास हो गया। तो अब 21वां संविधान संशोधन था जी, तो यह था आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन था जी, याद रखिएगा। बेटा देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और देश में एक ऐतिहासिक पन्ना जुट गया। पंचायती राज को भगवान का वरदान प्राप्त हो गया। आज जो पीछे पड़े हम लोग, पंचायती राज व्यवस्था बिना जड़ का घास है, आज उस घास का जड़ मिल गया। अब प्रत्येक राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो ये जो फैक्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रयास कब किया गया, 92-93 में, किसके द्वारा, नरसिम्हा सरकार के द्वारा किया गया। किस संविधान संशोधन में जी, तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन कितना, 1993 ईस्वी में किया गया। लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों जग से यह विधेयक पारित हो गया और हमारे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो एक नजर में याद रखिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, 1993 ईस्वी में। कौन संविधान संशोधन के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सरकार के द्वारा, तो नरसिम्हा सरकार के द्वारा। क्लियर हो गया, इतना फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए VVI होगा। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे पंचायती राज और संविधान।